नमस्कार, मेरा नाम भारतेंदु जायसवाल है। मैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर में कन्या व्याख्याता के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आज बामेती की तरफ से आयोजित जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है उसमें मैं आपको भी कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए सही रहेगा और उपयोगी रहेगा, और आगे मत्स्य पालक को बताने के लिए और उसमें मछली पालन में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके बारे में आपके लिए ये सही रहेगा। तो मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मत्स्य पालन में जो मिट्टी और पानी के जो गुण होते हैं और उनके जांच के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए और कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो मछली पालन की जो स्थिति है उसमें जो नदियों और समंदर से मछलियां जो है कम होते जा रही है, उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं हमें तालाब में, जलाशयों में मछली पालन करेंगे, तभी जाके हम अपने राज्य के लिए और देश के लिए अच्छा उत्पादन मछली में कर सकते हैं। तो मछली उत्पादन जब तालाब में हम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि उसमें आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि मिट्टी और पानी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप ये जानते होंगे कि जो भी पोषक तत्व आती है तालाब के पानी में वो मिट्टी से आती है, और ये जो तलीय मिट्टी होती है एक तरह से ये केमिकल लेबोरेटरी इसको बोलते हैं, और ये जो है आपको मतलब कि पोषक तत्व पानी में उपलब्ध करवाता है। और आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि मिट्टी और पानी की जांच की आवश्यकता क्यों है। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने जो जांच करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? किसी भी चीज़ का जांच हम लोग इसीलिए करवाते हैं कि उसमें जो विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो कितना कितना मात्रा में उपलब्ध है, इसके लिए हम लोग जांच करते हैं। और जांच के आधार पर हम चाहते हैं कि उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें। खास करके तालाब में जब हम पानी और मिट्टी की जांच की बात करते हैं तो जितने भी तरह के पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो सोडियम, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह की ढेर सारी चीज़ है, जिंक है, कॉपर है, और सारी चीज़ है जो भी की ज़रूरत होती है। तो उनका जांच नियमित रूप से हम करते हैं। पानी में जैसे ऑक्सीजन है और पीएच है और सारी ढेर चीज़ है, इनका जांच करके हम ये देखना चाहते हैं कि ये अपने सही मात्रा में पानी में उपलब्ध है या नहीं। तो मैं अभी जो शुरू करने जा रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मिट्टी आपके तालाब का ऐसा होना चाहिए। मिट्टी में हमें क्या देखना है? 2 गुण सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये मिट्टी जो है पानी को रोकता है या नहीं, और दूसरा ये उपजाऊ है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके भौतिक गुणों से। भौतिक गुण में जब जब भी भौतिक गुण की चर्चा होती है तो सबसे पहले हम रंग की चर्चा करते हैं। अगर रंग के आधार पर हमें पकड़ना हो कि ये मिट्टी कैसी है, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो जहाँ भी हम तालाब के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका रंग देखेंगे। और अगर मिट्टी काले रंग की या भूरे रंग की है तो ये हम मान सकते हैं कि ये मिट्टी मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। अगर किसी और रंग की मिट्टी हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी जांच हमें ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको रंग से अंदाज़ा मिल जाएगा ये मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है या नहीं। उसके बाद हम उसके स्वरूप पे चर्चा करते हैं। तो स्वरूप का मतलब होता है कि ये मिट्टी किस तरह की है, मतलब कि दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या बलुआई मिट्टी है। जैसे दोमट मिट्टी और हल्का चिकनी मिट्टी जो होता है मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होते हैं, बलुआई मिट्टी मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो मिट्टी में सर्वप्रथम हमको यही देखना है कि ये पानी को रोकता है या नहीं और उपजाऊ है या नहीं। तो मत्स्य पालन के लिए जो भी उपयुक्त मिट्टी होना चाहिए उसमें ये दोनों गुण होना चाहिए। तो होता क्या है कि ये दोनों गुण जनरली दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं।
कि वो पानी रोकने में भी सक्षम होता है और वो उपजाऊ भी होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिट्टी जो है जनरली 3 कणों से मिलके बना है। पहला कण जो उसमें जब सबसे छोटा कण होता है उसको क्ले बोलते हैं, फिर उससे बड़ा कण जो होता है सिल्ट बोलते हैं, और उससे जो बड़ा कण होता है उसको सैंड बोलते हैं, जिसको बालू हिंदी में बोलते हैं, जनरली सब आदमी को समझ में आता है। तो ये मिट्टी जनरली 3 कणों से मिल के बना है, क्ले, सिल्ट और सैंड। तो सबसे इसमें जो इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, तो क्ले 30%, सिल्ट 30% और बालू की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक होना चाहिए। अब जब मिट्टी का हम रासायनिक ये भौतिक जांच करते हैं जो सैंपल लेके, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि इसमें बालू की मात्रा कितनी है सर्वप्रथम। अगर मिट्टी में बालू की मात्रा 40% से ऊपर है, तब उस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम हो जाएगी और हमारे लिए फिर बार बार दिक्कत हो जाएगी, चूँकि मछली पालन केवल पानी में ही होता है और पानी को जब बार बार भरना पड़ेगा तो मत्स्य पालक को दिक्कत भी आएगी और उनका आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें उसमें ये देखना है कि बालू की मात्रा कितनी है, और उसके बाद अगर सिल्ट भी क्ले भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्ले की मात्रा भी एक अनुपात में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप क्ले की बात करते हैं तो क्ले सबसे छोटा पार्टिकल है। अगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तब ये क्या करता है कि जो भी चीज़, आप ये जानते हैं कि मिट्टी में जो भी पानी में जो भी पोषक तत्व आता है कहाँ से आता है, वो मिट्टी से आता है। तो मिट्टी से ये जो भी पोषक तत्व आने का है उसको ये आने नहीं देता है। तो पहला नुकसान तो ये करता है कि नीचे से जो चीज़ आना चाहिए उसको आने नहीं देता है। और जब आप कोई खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पोटेशियम और फास्फोरस वगैरह का जो कुछ हद तक कुछ भाग ये अवशोषित भी कर लेता है। तो ये दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है कि पोषक तत्व को एक तो नीचे से ऊपर आने नहीं देता है, और जब पानी में जो पोषक तत्व हम अलग से डालते भी है उसका भी कुछ पार्ट, कुछ भाग ये अपने को पानी में अवशोषित कर ले, मिट्टी से के थ्रू अवशोषित कर लेता है। तो इसीलिए जनरली जो अनुपात होना चाहिए आपके मिट्टी का, सिल्ट, क्ले, सिल्ट और सैंड का 30-30-40%। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है जनरली इसको बोलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी, और जो इसके लिए बहुत ही मछली पालन के लिए उपयुक्त होता है। तो मछली पालन के लिए मिट्टी में 2 ही गुण होना चाहिए और ये दोनों गुण दोमट मिट्टी में मिलता है। तो ये तो था मतलब कि भौतिक गुण के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि अब अगर आपको मिट्टी का सैंपल लेना हो तो वो कैसे लेना है, ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लॉट हो, प्लॉट किसी भी तरह का हो सकता है, वो आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, चाहे गोलाकार हो सकता है, ट्रायंगल त्रिभुज के आकार का हो सकता है, किसी भी शेप और साइज़ में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना ये है कि जनरली उसके कम से कम 5 जगह में एक चिन्हित कर ले, जिससे कि चारों तरफ का प्रतिनिधित्व उसमें आ जाए। अगर स्क्वायर शेप में और इसमें रेक्टेंगल शेप में है तो आप उसको चारों कोण से थोड़ा सा पहले 4 बिंदु को निर्धारित कर लें और बीच में एक बिंदु को निर्धारित कर लें। अब ये 5 पॉइंट को निर्धारित करते हुए अब इसमें जो है आप मतलब कि अब यहाँ से है कि पहले तो पॉइंट को निर्धारित कर लिया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 5 पॉइंट बना लिया हमने, A B C D E। अब करना क्या है, हमें पांचों जगह 75-75 सेंटीमीटर की गहराई से हमें कम से कम 4 मीटर जाना चाहिए नीचे, और हर एक गहराई की मिट्टी को निकाल के हर एक पॉइंट पे जमा करते चल जाए। जब पांचों तरफ की मिट्टी खुद जाएगी तब फिर उसको 2-2 करके आपस में मिक्स कर लेना है। हम चाहे तो एक बार में भी सारी मिट्टी को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार के मिक्सिंग में हो सकता हो कि प्रॉपर मिक्सिंग ना हो, उसके चलते आपको करना क्या है कि आप उसको 2-2 करके करें। तो उसको डायगोनली आप 2-2 को ले लें और उसको पहले 2 मिट्टी को आपस में मिलाएं, फिर 2 मिट्टी को मिलाएं। तो इस तरह से अब आपके पास 3 पॉइंट बच जाएंगे मिट्टी के।
अब उसमें से भी फिर दोनों जो दो दो ढेर बनाए थे उसको दोनों को मिलाइए तो अब एक ढेर बन जाएगा और बच जाएगा बीच का ढेर। और लास्ट में वो सबको दोनों को आपस में मिला दे तो जिससे कि आपको प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। तो इसको समझाने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। 5 जगह मिट्टी की खुदाई कीजिए और एक बार में दो दो मिट्टी को मिक्स करिए और फिर आपस में उसको मिक्स कीजिए। और फिर जो सैंपल आए जो पांचों मिट्टी के मिक्स करने के बाद उसको एक अखबारी कागज़ पर किसी भी रूम में आप 24 घंटे से 48 घंटे तक उसको छोड़ दें। छोड़ने के लिए और रूम के तापमान पे छोड़ दें। रूम के तापमान का कहने का मतलब ये है चाहे गर्मी हो या ठंडी, अगर गर्मी है तो वहाँ ना आपको पंखा चलाना है ना एसी चलाना है, और ठंडी है तो ना वहाँ हीटर चलाना है और ना कोई एक्स्ट्रा कोई उपाय करना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम का है वो रहना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि मिट्टी को हम ऐसे जगह पे रखें जहाँ डायरेक्ट धूप कमरे में नहीं आए। तो जब ये 48 घंटे तक रह जाएगा तो मिट्टी जो चूँकि निकालते हैं नीचे से वो गीली होती है, और इसको आप गीली मिट्टी को जो 48 घंटा सुखाने के बाद जो अखबार का कागज़ है उसको जल्दी से सोखता भी है पानी को, और 48 घंटे में समान तरीके से वो सूख भी जाता है। उसके बाद अब आपका सैंपल तैयार है और ये सैंपल अब लेबोरेटरी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी रखना चाहिए कि सैंपल कितना होना चाहिए। काहे कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि कितना सैंपल हमें देना है। उसके चक्कर में वो एक एक बोरा सैंपल लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, तो अब समझिए उनको कितनी समस्या होती है। वास्तव में 250 ग्राम से आधा किलो मिट्टी सफिशिएंट है आपके जांच के लिए, और उसको आप किसी पॉलीथीन और बैग में रख के समझो कि 1 किलो तक भी मिट्टी हो तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आधा किलो सफिशिएंट है। उसको आप लेबोरेटरी में उसको 48 घंटे के बाद भेज देना चाहिए। अब है कि पानी का जांच कैसे करते हैं, उन्हें पानी का सैंपल कैसे भेजना चाहिए। तो पानी का सैंपल भेजने के लिए बड़ा ही आसान है, कोई ख़ास नहीं है। आप 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए कोई, और उसको बढ़िया से धो के सुखा के, और उसमें तालाब का जो पानी आपको भेजना है तालाब में थोड़ा सा उसका पानी लेके और आप उसको भेजेंगे। और पानी में केवल ये देखना है कि सैंपल 24 घंटे के अंदर में लेबोरेटरी में पहुंच जाना चाहिए। तो ये था कि आप मिट्टी और पानी की जांच कैसे करेंगे, और अभी हमने मिट्टी के भौतिक गुण के बारे में बताया। अब मैं चलना चाहता हूँ मिट्टी के रासायनिक गुण के बारे में। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि मिट्टी में जो भी रासायनिक गुण होते हैं उसका तालाब के पानी पे बहुत ही अच्छा असर होता है, गहरा असर होता है, और उसमें जो पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उन पे भी ये काफ़ी व्यापक असर डालता है। तो इसीलिए आपको इसके रासायनिक गुण के बारे में भी जानकारी होना चाहिए और इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। जब भी आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो मिट्टी की जांच मेरे हिसाब से साल में एक बार जरूर होना चाहिए। और मिट्टी के जांच के लिए अब उतनी समस्या भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे आपके लेबोरेटरी खुल गए हैं, सरकार की तरफ से भी है, कुछ प्राइवेट भी है, जहाँ पे कि आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। चूँकि अभी क्या है कि मिट्टी की जांच किसान खुद से नहीं कर पाते हैं, कि अभी भी मिट्टी के जांच का सामान थोड़ा सा कॉस्टली आता है, और उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वीकली या 15 दिन पे हमें चेक करना है। क्योंकि साल में एक बार चेक कर लिया तो आप कहीं भी जाके इसको चेक करवा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो इसमें जो हमें गुण देखना पड़ता है मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन, जैविक कार्बन जिसको बोलते हैं, ये 4 चीज़ पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह है, ये सब की कितनी मात्रा उसमें होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं नाइट्रोजन के बारे में बताता हूँ कि अगर जब आप 100 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो 100 ग्राम मिट्टी में अगर हमें नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए तो 50 से 100 मिलीग्राम अगर नाइट्रोजन उपलब्ध है तो ये अच्छे श्रेणी में माना जाता है। उसी तरह जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये 6 से 12 मिलीग्राम 100 ग्राम मिट्टी में, और पोटेशियम जो होता है वो 25 से 50 मिलीग्राम
प्रति 100 ग्राम मिट्टी में होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने बताया, ये तीनों मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के बेहतर रेंज के बारे में हमने बताया। और इसके बाद आता है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन भी आपके इसमें कम से कम 0.5 से लेके 2% के बीच में रहना चाहिए। अब हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं कि अगर आपका नाइट्रोजन, हम लोग जो जांच करते हैं, अभी क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जब हम इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में अपने तालाबों में, तो चूंकि हमने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, तो हमें ये पता नहीं कि हमारे तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या मात्रा है। तो एक्चुअली जितने भी किसान होते हैं, एक दूसरे से पूछ के वो सब एक ही तरह से खाद डालते हैं। अगर आप देखेंगे अपने अगल बगल खेतों में भी, अगर कोई किसान 5 किलो कट्ठा के हिसाब से सपोज कीजिए खाद डाल रहा है, तो दूसरा किसान भी वही करता है, तीसरा भी वही करता है। समस्या ये होती है कि किसी के पास जानकारी ये नहीं है कि उसके मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी है। तो उर्वरक की मात्रा जो है इस पे निर्भर करता है। तो सर्वप्रथम जांच हमें इसीलिए किसी भी चीज़ का किया जाता है कि आप जांच से हमें ये जानकारी मिलती है कि वो कम है या ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ की मात्रा कम है तो उसकी हम ज़्यादा मात्रा बाहर से इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज़ पहले से ही मिट्टी में बढ़िया है तो उसकी कम मात्रा की हमें ज़रूरत होती है बाहर से। तो जैसे नाइट्रोजन के लिए हमने बताया 50 से 100 मिलीग्राम। तो इसके लिए जो खाद इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो आपको साल भर में 1 हेक्टेयर के तालाब में जो नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए वो 75 किलो से लेकर 150 किलो तक होता है। फास्फोरस की मात्रा जो चाहिए आपको वो 40 किलो से 75 किलो तक होता है। ये हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं, किसी खाद की बात नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद पोटेशियम की मात्रा 25 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो खाद उपलब्ध है उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। जैसे यूरिया है, अगर आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होते हैं। तो अगर 75 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो कम से कम अब उसका 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 160-65 किलो के आसपास कम से कम नाइट्रोजन वाला खाद उसको चाहिए अगर यूरिया होता है। तो इस तरह से आप अपने से निकाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 तक आता है तो आप यूरिया इस्तेमाल करें नाइट्रोजन के लिए। अगर आपका मिट्टी का जो पीएच है 7 से ऊपर आता है तब आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए। फास्फोरस के लिए आप मत्स्य पालन में सिंगल सुपर फॉस्फेट बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों का परसेंटेज अनुपात देख के और उस हिसाब से आप खाद की मात्रा को निकाल सकते हैं। इसी तरह पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास करके एक खाद आता है, आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया, लेकिन हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तालाब की जब बात आती है तो हमें खाद कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि अपने पानी का पीएच चेक करते हैं। पीएच अगर 7 से 8 के बीच में आता है तो आपको जो चूना चाहिए साल में 200 से 400 किलो चूना आपको लगता है। चूने के बाद गोबर की मात्रा साल में 10,000 से 20,000 किलो गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद खाद की जो मात्रा है वो रफली मतलब लगभग उसको बोल सकते हैं तीनों खाद मिला के 200 किलो से 500 किलो तक आपको सालाना खाद लगता है। अब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो तालाब में इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, जब आप तालाब की तैयारी शुरू कर देते हैं, और तालाब की तैयारी मछली पालन से 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, और जब इसको आप तालाब तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसमें से आप
जितने भी तरह का खरपतवार होता है उसको निकालते हैं। वो जब निकल जाता है तो अगर किसी भी तरह का उसमें खाऊ मछली अगर है या कोई भी प्रीडेटर के रूप में उसमें है तो उसको निकालते हैं या जहर डाल के उसको मार के हटाते हैं। ये दोनों काम करने के बाद अब जब 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं तब उसमें शुरू होता है चूना, गोबर और खाद। तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि पहली बार में पहला डोज जो होगा ये हम तैयारी में डालना है, तालाब की तैयारी में। तो पहला डोज जो होगा ये जनरली 25% से लेके 40% तक होता है और ये खुद आप डिसाइड कर सकते हैं अपने से। सपोज़ कीजिए कि हम आपको बताने के लिए 25% पे ले जा रहे हैं, तो हमने कहा कि साल भर में 400 किलो चूना चाहिए और साल भर में 10,000 से 20,000 गोबर चाहिए और साल भर में 200 से 500 किलो खाद चाहिए, हमने ये बताया अभी। तो अब हम एक पैमाना स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि साल में एग्जैक्ट कि हम 400 किलो चूना इस्तेमाल करेंगे, 10,000 किलो गोबर इस्तेमाल करेंगे और 400 के आसपास हम खाद इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों का 25-25% हिस्सा। तो चूना हो गया पहले डोज के लिए 100 किलो, गोबर हो गया 2,500 किलो और खाद हो गए आपको ये 100 किलो। तो अब इसका डालने का क्या तरीका है कि चूना आप चाहें, अगर पानी है, सूखा हुआ तालाब है तो आप डायरेक्ट उसमें मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर तालाब सूखा नहीं है तो उसका चूना का वो सुबह में 3-4 बजे 5 बजे के आसपास उसको पानी में फूलने के लिए दे दीजिए और उसका घोल बना के 4-5 घंटे के बाद 10-11 बजे दिन में उसको चारों तरफ छिड़क देना है। तो इस तरह से चूना डाल दिए और चूना डालने के लगभग 1 सप्ताह के बाद फिर हमें गोबर का इस्तेमाल करना है। तो अब गोबर कितना है 25%, 2,500 किलो। तो 2,500 किलो का गोबर जो है, अगर ताज़ा गोबर मिले तो उसको कोशिश करना है कि वो तालाब के किनारे पे 1-2 किनारे पे डाल दे और धीरे धीरे वो अपने आप पानी में रिलीज होता चला जाएगा। लेकिन कभी कभार एक समय में ताज़ा गोबर नहीं मिलता है तो गोबर को इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो अगर इकट्ठा किया हुआ गोबर है तो पहले उसे धूप में ना इकट्ठा करें, किसी भी छांव वाले जगह में इकट्ठा करें और उसके बाद उसको उसमें डाल दें, पानी में डाल के घोल बना ले और बढ़िया से फिर 10-11 बजे छिड़कें। ये काम करने के बाद अब 2 से 4 दिन के बाद अब आप खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो खाद जो है 100 किलो बताया गया, तो 100 किलो में उसी हिसाब से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फेट और ये पोटासियम तीनों का खाद मिला के आप उसको छिड़क दें। अब क्या करना है, इसके बाद पानी आप अपने आप देखेंगे कि पानी का रंग हरा होने लगा और हरा होने के बाद फिर वो धीरे धीरे, अब वो सही टाइम होता है बच्चा उसमें डालने का। तो पहले प्रथम जो जिसको प्राथमिक डोज बोलते हैं, बेसल डोज बोलते हैं, उसके हिसाब से आपने तालाब में चूना, गोबर और खाद का प्रयोग कर डाला। अब क्या करना है कि जो रेस्ट चूना बच गया है उसको आपको करना है कि आपको ये सोचना है कि कितने महीने आपको खेती करना है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जितने महीने भी खेती करना है। जो रेस्ट बचा हुआ सामग्री है उसको उतने महीने से भाग दे दीजिए। हम आपको बताने के लिए 10 महीने पे ले जा रहे हैं। तो अब चूना कितना बच गया, 400 में 100 इस्तेमाल किए तो 300 किलो चूना बच गया, गोबर 7,500 किलो बच गया और खाद बच गया 300 किलो। तो अगर हम 10 से भाग देंगे तो अब हमें चूना कितना आता है 30 किलो, गोबर आता है 750 किलो और खाद आता है 30 किलो। तो अब महीना का डोज आपको निकल गया चूना, गोबर और खाद का। अब मछली डालने के बाद हर एक महीना आपको चूना, गोबर, खाद का इस्तेमाल करना है। लेकिन चूँकि अब चूना जो है आप उसको महीने की जगह पे 15-15 दिन पे भी अगर 15-15 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। और गोबर जो है, गोबर डालने से पहले एक बार देख ज़रूर लें कि प्लैंकटन का लेवल आपके तालाब में कैसा है। अगर प्लैंकटन का लेवल सही है तो तत्काल गोबर और खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्लैंकटन की मात्रा कम नज़र आ रही है तो फिर जैसे आपको बताया गया है, चूना, चूना के बाद गोबर, गोबर के बाद खाद। तो इस तरह से हमें इन
सारे चीज़ों को जांच की आवश्यकता पड़ती है और जांच करके हमें ये बताना होता है कि इसमें कितना क्या चीज़ हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोड़ा है कार्बन, तो कार्बन के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप समझ लीजिए कि कार्बन का मात्रा 0.5 से 2% के बीच में होना चाहिए। अगर कार्बन इससे कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपके तालाब के लिए सही नहीं है। तो कार्बन जो है जनरली किसी भी तालाब में आपको ये बैक्टीरिया के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। अगर बैक्टीरिया कम होगा, अगर कार्बन वहाँ कम होंगे तो ऐसे तालाबों में बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी, और बैक्टीरिया की मात्रा जब कम होती है तब क्या समस्या आती है। बैक्टीरिया हमेशा नुकसान ही नहीं पहुँचाता है, बैक्टीरिया हमें कभी कभार फ़ायदा भी पहुँचाता है। और तो तालाब के केस में बैक्टीरिया का जो मुख्य कार्य होते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि तालाब में जितना चीज़ भी आता है, मतलब कि जो चीज़ हम लोग डालते हैं वो तो खुद डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर से अपने आप आ जाती है। कुछ पत्ते उड़ के आ जाएंगे, कुछ कहीं से खाद का पानी आ गया, कुछ आ गया, मतलब किसी भी तरह से जो भी चीज़ उसमें आ जाता है। तो उसको ये क्या होता है कि आए तो कोई समस्या बहुत नहीं है, आके नीचे जमा हो जाता है। तो जमा होके इसको सड़ना और गलना चाहिए। अगर सड़ और गल रहा है तब तक कोई भी चीज़ समस्या पैदा नहीं करता है। लेकिन जब ये सड़ता गलता किसके प्रभाव से है? बैक्टीरिया के प्रभाव से है। और बैक्टीरिया, ये आप जानते हैं कि अगर कार्बन सही मात्रा में आपके तालाब में रहेगी तो वहाँ बैक्टीरिया की मात्रा अच्छी होगी। लेकिन अगर कम होंगे जहाँ पे कार्बन की मात्रा, वहाँ पे बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी, और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है कि बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को सड़ाने और गलाने में। कोई चीज़ जो सड़ता और गलता है वो बैक्टीरिया के प्रभाव से ये होता है। तो अगर आपका बैक्टीरिया कम रहेगा तो उससे क्या समस्या आती है? कोई चीज़ जो पहली बार में सड़ता और गलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का निर्माण करता है। तो अगर वहाँ पे और बैक्टीरिया वहाँ पे है तब वो क्या करता है कि दूसरे स्टेप में अमोनिया को फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तन, फिर अमोनियम आयन में परिवर्तन कर देता है। तो अमोनियम आयन जो है ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है नुकसानदायक है। अब यहाँ समझिए कि क्या करना है कि अगर आपके तालाब में कार्बन कम है तो वो क्या होगा कि सड़ेगा गलेगा, लेकिन सड़ गल के जो पूरा प्रक्रिया होना चाहिए वो प्रक्रिया ना हो के आधे रास्ते में ही अमोनिया पे ही रुक जाता है। तो हर एक चीज़ सड़ और गल के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगती है, और अमोनिया एक आप जानते हैं पॉइजनस जहरीला गैस है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अब क्या करना है, यहीं से अब आपके तालाब में जो जियोलाइट और अमोनिया निकालने के लिए जो पाउडर आता है युक्का प्रोडक्ट, और साथ में प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल आजकल हम लोग करते हैं। तो जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट में वो एब्जॉर्प्शन पावर होता है कि वो जितना तरह का जहरीली गैस होता है उसको सोखता है। तो पहले अगर किसी के तालाब में इस तरह की समस्या हो गई तो उन्हें जियोलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे जियोलाइट, प्रोबायोटिक्स और अमोनिया प्रोडक्ट जो भी है ये आपको मंथली रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लोग कर नहीं पाते हैं, तो जब इस तरह की समस्या आती है तब लोग आते हैं और तब पूछते हैं, तो तब फिर से उनको वही बताया जाता है। तो अब क्या है कि जियोलाइट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है जब पानी ख़राब होने लगता है। तो अमोनिया की मात्रा जब आपके इसमें बढ़ने लगेगी तालाब में, तो पहले गैस निकलेगा, बदबू मारेगा, फिर पानी काला पड़ने लगेगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहाँ पे कि मछली भी मरने लगेगी। अब क्या करना है कि वहाँ पे जियोलाइट डालेंगे और साथ में अमोनिया निकालने के लिए जो पाउडर आता है युक्का प्रोडक्ट उसको डालेंगे, और फिर एक रेगुलर इंटरवल पे 7-7 दिन के इंटरवल पे प्रोबायोटिक्स का, सॉइल प्रोबायोटिक्स और ये वाटर प्रोबायोटिक्स, पानी का प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो प्रोबायोटिक्स जो है ऑलरेडी बैक्टीरिया ही है, तो उस पर क्या होता है कि जियोलाइट जो है सारे गैस वगैरह को सोखता है
अमोनिया रिमूवर पाउडर जो है वो डायरेक्टली अमोनिया को रिमूव करता है, और जो बचा कुचा भी रहता है, जो ये प्रोबायोटिक्स हम डालते हैं, तो प्रोबायोटिक्स आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया ही है, पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में होता है। जब इसको पानी में डालते हैं फिर ये जिंदा हो जाता है, और ये बैक्टीरिया जब पानी में एक्टिव हो जाता है तो जो चीज़ आपने मतलब कि अमोनिया से अमोनियम आयन बनने की जो प्रक्रिया बंद हो गई थी, उसको ये फिर से चालू करता है। तो जैसे ही ये हम सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले बदबू ख़त्म हो जाएगा, गैस निकलना बंद हो जाएगा, पानी का रंग ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे मछली मरना बंद कर देती है। तो पहले क्या था कि ये सारा सामान उपलब्ध नहीं होते थे, अब आपको कहीं भी किसी भी ज़िले में ये सारा सामान उपलब्ध है, तो मत्स्य पालक को ये सारा चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जो कम्प्लीटली हमने आपको बताया। अब हम चलना चाहेंगे पानी के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। चूँकि मिट्टी की जांच तो चलो साल में एक बार हो जाती है, लेकिन पानी की जांच हमें नियमित रूप से करना चाहिए, और इस पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पानी की जांच जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या क्या है। तो सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा भौतिक गुण के बारे में। तो जब भी भौतिक गुण का हम चर्चा करते हैं तो रंग की चर्चा जरूर होती है। तो पानी का भौतिक गुण में हम जब रंग के बारे में बताते हैं तो जनरली आपका रंग कैसा होना चाहिए मत्स्य पालन के लिए। तो मत्स्य पालन के लिए जो रंग होना चाहिए, हल्का हरापन लिए हुए भूरा रंग जो होता है उसको सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों कि जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि पानी में जो मछली के लिए प्राकृतिक भोजन होते हैं जिसको प्लैंकटन बोलते हैं, और प्लैंकटन में दो तरह के आते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, ये मछलियों के लिए बहुत अच्छा प्राकृतिक भोजन है, और ये निश्चित ही हर एक तालाब में होना चाहिए। तो ये हरा रंग आता है फाइटोप्लैंकटन से और भूरा रंग आता है जू प्लैंकटन से। तो दोनों तरह का जब रंग मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि पानी में फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन की मात्रा सही है। तो अब इसको आप अगर प्लैंकटन निकालना हो तो प्लैंकटन निकालने के लिए प्लैंकटन नेट आता है, उसके थ्रू आप प्लैंकटन निकाल के आप देख सकते हैं। अगर प्लैंकटन 1 ml से 2 ml 55 लीटर पानी में रहता है तब आप मान सकते हैं कि सफिशिएंट समुचित मात्रा में आपका प्लैंकटन है। तो ये है रंग के बारे में। रंग के बाद जो एक चीज़ आता है तापमान। तापमान पे अपने लोगों के यहाँ क्या है कि बहुत सारे मत्स्य पालक ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि तापमान जो है एक बहुत ही असरकारक फैक्टर है का मतलब कि मछली उत्पादन में। तो मछली उत्पादन के लिए जो तापमान का एक रेंज होता है वो सबसे बढ़िया रेंज आता है 22 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में। तो जहाँ पे अगर सालों भर 20 से या 22 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे मछली उत्पादन हम लोगों के यहाँ से ऐसे ही अच्छा होगा। उसके जो कारण है उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मछली जो है आप जानते हैं कि एक शीत रक्त प्राणी है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है, इनका खून ठंडा है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो तापमान है वातावरण के हिसाब से बदलते रहता है, यानी घटता और बढ़ता है। लेकिन हम लोग जो के केस में हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून के हैं। कहने का ये मतलब है कि हम लोगों का शरीर एक ही तापमान के लिए बना हुआ है, उसको बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों का यही टेम्परेचर रहता है। तो अगर इस टेम्परेचर में उतार और चढ़ाव जब भी आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि असमान में आता है। मतलब कि जब ऊपर गया तो क्या बोलते हैं, बुखार होता है, और नीचे आया तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है। दोनों कंडीशन में हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है, और उसको टेम्परेचर फिर कहाँ से लाते हैं, अगर बढ़ गया तो उसको दवा खा के नीचे करते हैं, और घट गया तो फिर दवा खा के उसको ऊपर करते हैं। तो ये हम लोगों का शरीर जो है मतलब वार्म ब्लडेड हम लोग प्राणी है, लेकिन मछली में कुछ अलग तरह के हैं कि इनको बोला जाता है ठंडे खून का प्राणी। तो इसमें क्या होता है कि उसके चलते आप ये जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ 3 महीने ठंड के होते हैं। तो जब तक आपके तालाब के पानी का तापमान 20 से 35 के बीच में रहता है तब तक मछली को कोई खास समस्या नहीं आती है। तो क्या होता है
कि इस शीत रक्त प्राणी होने के चलते जब पानी का टेम्परेचर तापमान ऊपर जाएगा तो मछली का भी शरीर का तापमान ऊपर जाता है, और जब पानी का तापमान नीचे जाएगा तो मछली के शरीर का भी तापमान नीचे जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब तापमान में उतार चढ़ाव 20 और 35 के बीच में होता है तब तक मछली को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब खास करके तापमान 20 से नीचे जाने लगता है तब समस्या स्टार्ट होती है, और ये अपने लोगों के यहाँ आता है नवंबर के बाद से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी वगैरह में ये 3 महीने हमारे यहाँ ठंड के होते हैं, जहाँ पानी का तापमान हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होता है। और ये 3 महीने जो होते हैं हम लोगों के लिए बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि अच्छा सीजन नहीं होता है। और इसी टाइम में मछलियाँ जो है रोगग्रस्त भी होती है, और जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है तो वो खाना ठीक से नहीं खाती है, और खाना ठीक से नहीं खाती है तो उसको एनर्जी उतना नहीं मिलता है, और जितना भी एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का जितना भाग उसको इस्तेमाल होना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, उसका मैक्सिमम भाग चला जाता है उसको तापमान को नियंत्रित करने में। तो इसी टाइम में आप देखेंगे कि मछली खाना भी कम खाती है। हाँ, मछली खाना भी कम खा रही है, और फिर जो है आप उनके लिए मतलब बीमार भी बहुत होने लगती है। तो ये टाइम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सीजन नहीं होता है। तो इसीलिए तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। तापमान हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जैसे पानी को बदल के बीच बीच में पानी बदलते रहना चाहिए, उससे हम तापमान को थोड़ा बहुत नियंत्रण में ला सकते हैं। ठंड के महीने में थोड़ा सा पानी की गहराई को बढ़ा लें, उससे भी तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में एरेटर वगैरह लगा हुआ है तो उसको भी आप चला के पानी के तापमान को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद भौतिक गुण में आता है। अब हम भौतिक गुण में तीसरे चीज़ पे चलते हैं, जो पारदर्शिता पे। मैंने पानी में ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में पारदर्शिता बोलते हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके तालाब में उत्पादकता सही है या नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए आपको 20 से 35 सेंटीमीटर के बीच में। और इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी हम नापते हैं सेची डिस्क के माध्यम से, तो सेची डिस्क को जब हम पानी में डुबाते हैं तो अगर वो 20 सेंटीमीटर से ऊपर जब तक हमको दिखते रहता है पानी में, मतलब उसको हम धीरे से सेची डिस्क को पानी में डुबाते हैं, और वो जब हमें दिखना बंद हो जाता है तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं, और उसका जो उसमें रस्सी बंधी हुई है उसकी हम लंबाई को, गहराई को नाप लेते हैं। अगर वो 35 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पानी में उत्पादकता की कमी है। और कभी ऐसा होगा कि 20 से पहले ही वो दिखना बंद हो जाएगा, इसका मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादकता है पानी में। अगर 20 से 35 के बीच में है तब मानेंगे कि ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप पानी के उत्पादकता को निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है टर्बिडिटी, गंदलापन। जो पानी में जो ये सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं, उसके चलते जो पानी में गंदलापन दिखता है तो उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो ये भी 30 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी आपका ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो क्या समस्या पैदा करता है, मछली को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आप जानते हैं कि मछली सांस लेती है गलफरे से, और तो ये पानी में जो गंदलापन होता है उसको बार बार वो जो सांस लेती है तो वो उस पर गलफड़े पे चिपकने लगता है, और उसको वो जब ढंग से ज़रूरत से ज़्यादा चिपक जाता है तो मछली को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसीलिए पानी में जो गंदलापन है उसको भी आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिंपली आप साधारण तौर पे आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 से 1500 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उसका घोल बना के डाल दे, उससे भी होता है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर फिटकरी एलम का इस्तेमाल आप करेंगे 25 से 40 किलो के प्रति हेक्टेयर की 25 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और जिप्सम का भी इस्तेमाल करते हैं लगभग 250 किलो से 500 किलो तक। तो ये अभी हमने बताया मिट्टी के भौतिक गुण के बारे में। अब मैं चलूँगा मिट्टी के रासायनिक गुण के बारे में।
तो सर्वप्रथम जब रासायनिक गुण की हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है पीएच, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद फिर एल्कलिनिटी, फिर हार्डनेस भी है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, फॉस्फेट है। इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को जांच करके और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आप इसमें गोबर खाद ये सब का इस्तेमाल अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पीएच जो है मछली पालन के लिए पानी के तालाब के पानी का 7 से 8 के बीच में रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। पीएच का मान सामान्यतः 0 से 14 के बीच में होता है। 7 को उदासीन पीएच या न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। 7 से ऊपर जब जाने लगता है तो वो पानी, इसका मतलब है कि पानी धीरे धीरे एल्कलाइन हो रहा है, क्षारीय हो रहा है। और जब 7 से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि पानी में अम्ल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। दोनों तरफ बढ़ता है, 7 से नीचे जाए तो एसिड बढ़ता है, अम्ल बढ़ता है, और 7 से ऊपर जाए तो क्षार बढ़ता है। और दोनों का एक लिमिट है। अगर नीचे गिरते गिरते पीएच 4 पे चला गया तब फिर ऐसे पानी में मछली जिंदा नहीं रहेगी। कभी आप देखते होगा कि मछली काफ़ी जंप मार रही है तालाब में, तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम में पानी का पीएच काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद और उसी तरह जब पीएच बढ़ते बढ़ते 11 पे आ जाता है तो मछली वहाँ भी मर जाती है। तो आपको करना क्या है कि हमेशा पीएच को जांचते रहना है। वैसे पीएच सुबह और शाम दोनों टाइम में जांचा जाना चाहिए और उसका अंतर आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने लोगों के यहाँ जनरली लोग डेली नहीं नाप पाते हैं, कम से कम साप्ताहिक तो ज़रूर नापना चाहिए। लेकिन पीएच हमारा सजेशन होगा कि अगर डेली नापा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो पीएच को उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जब नीचे गिरने लगता है तो चूने की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जब ऊपर जाने लगता है तो फिर हम उसको 2-3 चीज़ जैसे फिटकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब 9 से ऊपर जाने लगे तब जाके आप उसको फिर से नीचे लाने की आवश्यकता है। तो उस केस में आप जिप्सम, फिटकरी और लोकल लेवल पे जिप्सम का इस्तेमाल 500 से 1000 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। और लोकल लेवल पे आप चाहे तो गुड़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 12-14 किलो गुड़ का पानी जैसा बना के, लिक्विड जैसा बना के उसको घोल कर चारों तरफ दीजिएगा तो वो भी पीएच को कम करने में मदद करता है। और नीचे जब जाता है तो चूने की मात्रा को बढ़ाना, जैसे अभी हमने बताया था कि पीएच 7-8 के बीच में रहे तो 200 से 400 किलो चूना इस्तेमाल करना है। लेकिन अब चूँकि पीएच नीचे जा रहा है तो वो 400 से ऊपर जाना पड़ेगा। और ये एक चीज़ और जान लीजिए, चूना जो है केवल आपको मतलब कि केवल पीएच बैलेंस करने के लिए नहीं होता। चूना 3-4 तरीके से आपके तालाब को मदद करता है। एक तरह से समझिए कि ये तालाब के लिए रामबाण। सबसे पहले चूना का काम है पीएच को बैलेंस करना। अगर आपका पीएच 7 से नीचे जा रहा है तो चूने की मात्रा को बढ़ाकर आप पीएच को ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरा काम है, चूना जो है पानी में डायरेक्टली कैल्शियम सप्लाई करता है। और आप ये जानते हैं कि कैल्शियम किसी भी प्राणी के लिए हड्डी वगैरह को मजबूत करने के लिए ज़रूरत होता है। तो मछली में जो कांटे होते हैं जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, तो उसको भी आपको सही करने के लिए अगर आपका कांटा, कहते हैं कि मछली में कांटा अगर मजबूत होगा तो उसमें मतलब कि उसका फ्लेश भी उस पर मजबूती से चढ़ेगा। तो ये आता है कैल्शियम से, तो डायरेक्ट कैल्शियम सप्लाई करता है। फिर ये पानी में ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। फिर पानी में गंदगी, पानी को जब गंदा होता है तो उससे भी सही रखता है और डिसइंफेक्शन का काम करता है, मतलब कि बीमारी होने वाले बीमारी से ये भी बचाता है। तो चूना का इस्तेमाल तो हर एक महीने में होना चाहिए और महीने में कम से कम 2 बार होना चाहिए। चूना के बाद जब है तब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। घुलित ऑक्सीजन जो है, तो ये है कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन जनरली होना चाहिए पानी में 5 से 6 ppm।
ppm को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ये एक ऑक्सीजन नापने का के लिए उसका यूनिट है, स्टैंडर्ड है। तो अब ये है कि अब ऑक्सीजन कैसे बनता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि प्लैंकटन आपके तालाब में जो अभी बताया गया था, प्लैंकटन केवल खाने के रूप में ही इस्तेमाल नहीं होता है, ये पानी में ऑक्सीजन बनाने में भी मदद करता है। जिसके तालाब में प्लैंकटन की भरपूर मात्रा रहेगी उसके तालाब में ऑक्सीजन भी बढ़िया से बनेगा। तो ये बनता कैसे है आप इसको समझ लीजिए तो आपका सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। जब भी सूरज की पहली किरण आपके तालाब पर पड़ती है तब क्या होता है कि ये जो भी ग्रीन प्लांट है, हरे पेड़ पौधे आपके तालाब में जो भी हैं, अपना सूरज की रोशनी में भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करने के क्रम में पानी में उपलब्ध वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन पानी में देते हैं, छोड़ता है। तो ये कहानी शुरू हो जाती है जब आपका सूरज आपके तालाब पे सूरज की पहली किरण पड़ती है तब। तो दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन लगातार बन रहा होता है और खपत भी हो रहा होता है। और ये कब तक चलता है, जब तक आपके तालाब में धूप रहती है तब तक। शाम से क्या होता है, शाम से आपको ये होता है कि ऑक्सीजन का खपत जो है, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है क्योंकि धूप चली जाती है। और खपत तो 24 घंटा चलता है क्योंकि ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए सबको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए शाम से ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है और खपत चालू रहता है। तो कोई भी चीज़ जब बनना बंद हो जाएगा और खपत चालू रहेगा तो वो कितना देर तक चलेगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे शाम से वो ऑक्सीजन कम होने लगता है, ऑक्सीजन भी कम होने लगता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगती है। तो ये जाके फिर एक टाइम ऐसे आता है पूरे 24 घंटे में 2 बजे रात से 4 बजे के बीच में, जो कि सबसे कम ऑक्सीजन होता है। और ये ऑक्सीजन अगर 3 ppm से कम हो गया तो आपकी मछलियां वहाँ मर भी सकती है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप पानी को चलाते रहिए, चाहे जिस तरह से चलाइए। कोई पंपिंग सेट का इस्तेमाल करके पानी को चलाते हैं, कोई जो आजकल मशीन आ गया है एरेटर भी आप लगवा सकते हैं। तो खैर जो भी चीज़ चलाइए कोशिश कीजिए कि रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में चलाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि शाम के 5-6 बजे के बाद जो 3-4 घंटे में ऑक्सीजन कम होता है उसकी प्रतिपूर्ति वो 9 से 11 के बीच में कर देता है, और जिससे कि अगले सुबह तक आपको कोई समस्या नहीं होती है। और उस टाइम में जब सुबह में फिर से धूप आ जाती है तो फिर से ऑक्सीजन बनने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों ये इसमें आपको ये करना है कि किसी भी तरह से पानी को चलाना है, पानी को मिक्स करना है, चाहे आप पंपिंग सेट से करें चाहे आप। और विशेष कंडीशन में SOS कंडीशन में हर एक मत्स्य पालक के पास ऑक्सीजन पैदा करने वाला टैबलेट और पाउडर बाज़ार में मिलता है, कम से कम उसके पास रहना चाहिए। अगर मछलियां कभी बुरी तरह से ऊपर आने लगी और तुरंत आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है तो आप उसको ऑक्सीजन का पाउडर या टैबलेट डाल के उसको पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और तब मछलियां धीरे धीरे नीचे चली जाएंगी। तो अक्सर आप बरसात के टाइम में देखते होंगे कि मछलियां ऊपर आती है और शिकायतें बार बार आती है कि मेरी मछलियां मर रही है। बरसात के टाइम में आप जानते हैं कि अक्सर जो है मतलब कि बादल रहते हैं जिसके चलते धूप नहीं निकल पाती है प्रॉपर और ढंग से ऑक्सीजन बन नहीं पाता। और दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे तालाबों में प्लैंकटन की मात्रा भी सही निर्धारित नहीं होता है। तो ये दिक्कतें के चलते ऑक्सीजन कम बनता है। तो अब आपको चाहिए कि ऑक्सीजन को सही करके रखें और बराबर जांचते रहे। कम से कम साप्ताहिक तो ऑक्सीजन को ज़रूर जांचें। अगर वो 6 ppm से नीचे आ रहा है या 5 से 6 के बीच में नहीं है तब उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब उपाय आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अब उनका एक और रासायनिक गुण है एल्कलिनिटी, टोटल एल्कलिनिटी। ये आपके पानी में उपलब्ध कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट की मात्रा को बताता है और ये आपको 100 से 200 ppm के बीच में कम से कम रहना चाहिए। 250-300 ppm भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको मदद ही करता है। ये पानी के उत्पादकता को पैमाना है। अगर आपको जानना है कि आपका पानी उत्पादक है तो एल्कलिनिटी के माध्यम से आप जान सकते हैं। उसके बाद आता है हार्डनेस, कठोरता जो है पानी को में कठोरता
का भी एक कुछ मात्रा उसमें कठोर होना चाहिए। जैसे कि 50 से 150 ppm के 80 से 150 ppm के बीच में आपको ये रहना चाहिए कठोरता। अगर कठोरता रेंज में है तो ये भी आपको पीएच फ्लक्चुएशन में जो दिक्कत आती है, उतार चढ़ाव आता है, उससे को भी रोकता है और बीमारी से भी ये बचाव करता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होता है पीएच के उतार चढ़ाव से, उसको अगर कठोरता सही मात्रा में है तो उससे उसको मदद मिलती है। अब है फिर अमोनिया के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अमोनिया जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक जहरीली गैस है। इसकी मात्रा या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए तालाब में, या अगर हो तो 0.02 से 0.05 के बीच में होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो फिर धीरे धीरे ये आपको समस्या पैदा करेगा, तो इसकी भी जांच ज़रूरी है। और उसके बाद अमोनिया अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसका जो आप देखेंगे पानी में गैस और बदबू बनने लगेगा, मछलियां मरने लगेगी। और पानी एक बार ख़राब हो गया तो जल्द मछली के ग्रोथ पे भी, विकास पे भी उसको असर डालता है। तो इसको ही अमोनिया को ही कंट्रोल करने के लिए आप जो जियोलाइट, प्रोबायोटिक्स और अमोनिया प्रोडक्ट, यूका प्रोडक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल हर एक मत्स्य पालक को आज के दिन में, हर एक मंथ में, हर एक महीने में ज़रूर करना चाहिए, तब ये कंट्रोल में रहेगा। और अगर कभी बढ़ गया तो आप अगर सिंपल कोई तकनीक अपनाना चाहते हैं तो इसका तरीका है कि कुछ पानी को आप उससे एक्सचेंज कीजिए, पहला तरीका। दूसरा है कि 1200 से 1800 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रेगुलर रूप में प्रोबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहें, तब आपके अमोनिया कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी में 3 ppm तक रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फिर ऑक्सीजन बनने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, लेकिन इसकी मात्रा 3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 ppm से ज़्यादा जाएगा तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। इस तरह से फिर नाइट्रेट आता है। नाइट्रेट भी आपको मछली पालन में 1 ppm होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अभी जो मैंने आपको बताया कि पानी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और मिट्टी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसके जांच के बारे में, तो मैं इसके बाद अब ख़त्म करना चाहता हूं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएच जो है कम से कम डेली जांचा कीजिए। बाकी चीज़ आप सप्ताह में एक बार भी जांच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएच को डेली जांचिए। पीएच है तापमान है, इसको तो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन और अमोनिया ये सब जितने भी है साप्ताहिक रूप से उसका इस्तेमाल करें, और इसी के आधार पर आप अपने पानी में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अगर पीएच कम है तो चूना की मात्रा को बढ़ाना है, अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वहाँ पे आपको एरेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करना है या ऑक्सीजन टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करना है। अमोनिया ज़्यादा हो जा रहा है तो वहाँ नमक का इस्तेमाल करना है या प्रोबायोटिक्स वगैरह, जियोलाइट्स वगैरह के इस्तेमाल करने हैं। तो आज हमने एक सिंपल थोड़ी देर में आपको एक मिट्टी और पानी के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा और आप इनको ठीक से देखेंगे, समझेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो इनसे संबंधित लिटरेचर भी जो है आपके साइट पे उपलब्ध होगा, आप उसका भी अध्ययन करके, और कोई दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्ट आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम फिर से बोल दूं मैं, भारतेंदु जायसवाल है, और मेरा नंबर है 7999220386। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप किसी भी तरह का वार्ता लिख के या फ़ोटो के माध्यम से कर सकते हैं। आशा है ये मेरा क्लास आपको पसंद आएगा और आपके लिए और आपके मत्स्य पालक के लिए ये उपयोगी होगा। धन्यवाद, नमस्कार।